नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ। देखिए, हमने रीतिकाल की विशेषताएं की थी। रीतिकाल के अंतर्गत 3 प्रकार की काव्य रचनाएं करी गई, जिसमें रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य है। आज हम उन्हीं में से एक रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रमुख कवियों के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उसमें केशवदास सबसे प्रमुख कवि हैं, अलंकारवादी कवि माने गए हैं। चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, भूषण, भिखारीदास और कुलपति मिश्र, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इसमें से जो कवि भूषण हैं ये वीर रस के कवि हैं और अपवाद है, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने केवल श्रृंगार को ध्यान में रखकर ही काव्य की रचना की या श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य की रचना की। लेकिन जो कवि भूषण हैं इनकी रचनाएं वीर रस से परिपूर्ण हैं। तो ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आइए हम इनके बारे में अब आगे जानते हैं। रीति ग्रंथों की अगर रचनाओं की विशेषता की बात करें तो जो रीतिबद्ध काव्य रचना है उसमें सबसे प्रमुख विशेषता है रीति ग्रंथों की रचना। जो रीति काल में रीति ग्रंथ लिखे गए, रीति से बंधे हुए, बद्ध यानी बंधे हुए जो ग्रंथ लिखे गए, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन्होंने लक्षणों और उदाहरणों से युक्त रचनाएं की। ये लक्षण और उदाहरण इन्होंने संस्कृत आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से लिए, उनके लक्षणों को आधार बनाया और उन लक्षणों को सिद्ध करने के लिए या बताने के लिए उदाहरण भी दिए। तो ये रचनाएं संस्कृत के ग्रंथों पर आधारित है और उन्होंने उन ग्रंथों से लक्षण भी उनके लिए और उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनको सिद्ध करने के लिए उदाहरणों से युक्त काव्य की रचना की। इन्होंने अपने काव्य में नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का चित्रण किया है, क्योंकि ये सब हमें संस्कृत आचार्यों की देन है। चाहे नायक नायिका भेद का चित्रण करना है, छंद को महत्व देना है, अलंकार को महत्व देना है या रस, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व या लक्षण है काव्य के जो हमने संस्कृत आचार्यों के काव्य रचनाओं से ग्रहण किए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने उन आचार्यों के द्वारा जो रचनाएं थी या उनके द्वारा जो लिखने की रीति या पद्धति या तरीका था उसको अपनाया और उसी को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना इन्होंने की है। इसके बाद अगर हम देखें श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार के बारे में अगर बात करें तो रीति काल के कवियों में श्रृंगार वर्णन सबसे महत्वपूर्ण है। श्रृंगार पर ही आधारित है रीतिकालीन काव्य, क्योंकि उन्होंने जो काव्य रचनाएं की वो अधिकतर रचनाएं अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए की गई थी। और राजा को प्रसन्न कैसे किया उन्होंने? श्रृंगार वर्णन करके। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इन्होंने दोनों ही प्रकार के रस का चित्रण किया है, चाहे संयोग रस है या वियोग। तो इसमें उन्होंने संयोग में जब नायक और नायिका साथ साथ हैं तब कैसे उनके प्रेम भाव है, वियोग में या तो नायिका के वियोग का वर्णन है या नायक के, जब नायक और नायिका विरह के भाव से युक्त है, विरह अवस्था में है, उस समय का उन्होंने सुंदर चित्रण अपने काव्य के माध्यम से किया है। ये रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है। जो वियोग वर्णन है, जो संयोग वर्णन इन्होंने किया, वो तो कई जगह तो उसमें भी लगता है हमें कि ये थोड़ी बनावट अधिक है, लेकिन फिर भी इसको अधिक सफलता मिली, क्योंकि वियोग वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण था। संयोग वर्णन तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन वियोग वर्णन में उन्होंने जब वर्णन करने लगे कवि, तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया जो हमारी कल्पना से परे है, यानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन इन्होंने किया है। तो इनके संयोग वर्णन को अधिक सफलता मिली है, जबकि वियोग वर्णन में बनावट अधिक दिखाई देती है, यानी उसका बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। उस पर हम ये मानते नहीं हैं या हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा भी संभव हो सकता है, इसीलिए ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसके बाद हमारी विशेषता आती है काव्य रूप। देखिए, इनका जो काव्य रूप है रीतिकालीन कवियों का, प्रमुख रूप से इन्होंने 2 प्रकार के काव्य लिखे, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य।
लेकिन अगर मुख्य तौर पर अगर बात करें कि इन्होंने किस प्रकार के काव्य की रचना की, तो मुक्तक काव्य की रचना की। क्यों कि मुक्तक काव्य की रचना? क्योंकि ये अधिकतर कवि दरबारी कवि थे और किसी भी प्रबंध काव्य, महाकाव्य या खंड काव्य की रचना में समय अधिक लगता है, लिखने में समय अधिक लगता है, सुनने या पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए इन्होंने मुक्तक काव्य को प्रधानता दी, क्योंकि ये जो काव्य रचना की जा रही थी ये मनोरंजन के लिए थी, और मनोरंजन के लिए छोटी रचना, मन को भाने वाली, रस से युक्त या इस प्रकार का काव्य जो जल्दी जल्दी लिखा जा सके, इन्होंने इस बात का ध्यान रखा। इसीलिए इन्होंने अधिकतर मुक्तक काव्य की रचना की। वैसे अगर इसमें हम बात करें तो जो रामचंद्रिका है, शिवा बावनी है, ये इसमें मुख्य रूप से प्रबंध रचनाएं हैं जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। जो रामचंद्रिका है ये केशव दास की है, शिवा बावनी भूषण की है। इसके साथ साथ जो मुक्तक रचनाएं हैं जैसे केशव की है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये केशवदास की मुक्तक रचनाएं हैं। इस प्रकार अन्य कवियों ने भी दोनों प्रकार के काव्य रचनाएं करने का प्रयास इन्होंने किया है। उसके बाद हमारी आगे जो विशेषता है इसमें वो है लोक जीवन का वर्णन। इस काल के जो कवि थे उन्होंने अपने काव्य में लोक जीवन का वर्णन किया है। अपने काव्य में काव्य को सुंदर बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, लोग जब उसको सुने या जो राजा महाराजा जिसके लिए वो काव्य रचना की जा रही है उसको सुनकर वो अच्छा लगे, इसीलिए इन्होंने ग्रामीण पर्व और त्योहारों का चित्रण किया है। यानी वहाँ के गाँव में जो पर्व और त्योहार मनाए जाते थे उनका चित्रण किया है। किस प्रकार त्योहार है, जो मेले हैं, यानी वहाँ आसपास जैसा माहौल था उसका इन्होंने चित्रण किया है। इसके साथ साथ खेत खलिहानों का, बाग बगीचों का भी इन्होंने चित्रण किया है। बाग बगीचे किस लिए? देखिए, बाग बगीचे हैं या खेत खलिहान है तो इसका इसका क्यों उन्होंने चित्रण किया है? क्योंकि यहाँ इन्होंने अधिकतर प्रेम का वर्णन किया है, तो प्रेम के साथ प्रकृति को जोड़ने के लिए इन सब उपादानों का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है अपने काव्य में। इसके साथ साथ जो इनका काव्य है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे गाँव का माहौल क्या है, उस समय का सामाजिक वातावरण कैसा है, वहाँ चौपाल का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो लोग बाग हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ मेल जोल है उनका, यानी लोक जीवन में सामान्य जनता के जीवन में क्या कुछ चल रहा था उसका वर्णन भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है। आगे इसकी विशेषता है प्रकृति चित्रण। देखिए, प्रकृति और श्रृंगार दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और रीतिकालीन जो कवि हैं इन्होंने प्रकृति का जो चित्रण है वो मुख्य रूप से काव्य शास्त्रीय ढंग से किया है। यानी काव्य शास्त्र जो रीति ग्रंथ लिखने वाले जो आचार्य थे, जो संस्कृत आचार्य थे, उनके शास्त्रों को आधार बनाकर इन्होंने रीति ग्रंथों का चित्रण किया है। तो इनमें जो प्रकृति है वो केवल एक प्रकृति मात्र नहीं है, अपितु नायक और नायिका के मनोभावों को अभिव्यक्त करने में सहायक है। अर्थात अगर नायक परेशान है, नायक दुखी है, नायक वियोगी अवस्था में है तो प्रकृति उसका साथ देते हुए प्रतीत होती है। नायक और नायिका साथ है, संयोग की अवस्था में है तो भी प्रकृति उनके साथ है, अर्थात उनके प्रेम के भाव को अभिव्यक्त कर रही है या बढ़ा रही है। यानी जहाँ पर भी जैसी अवस्था है वैसी ही प्रकृति उसके साथ समावेश कर लेती है या उसके साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेती है और उनके भावों को बढ़ाने में या घटाने में वो अपना पूर्ण योगदान देती है। तो इन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति को नायक और नायिका के मनोभावों के साथ जोड़कर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। आगे है वीर काव्य। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि वैसे तो रीतिकाल मुख्य रूप से श्रृंगार काव्य से जाना जाता है, लेकिन ये अपवाद रूप में कवि भूषण का नाम हम ले सकते हैं। इन्होंने वीर काव्य की रचना की। ये छत्रसाल के दरबारी कवि थे और इसके साथ साथ शिवाजी के, तो शिवाजी के बारे में या उनकी वीरता के बारे में और छत्रसाल की वीरता के बारे में इन्होंने अपने वीर काव्य में रचना की है कि वो कैसे वीर थे, उनके उनकी महल में या उनकी सेना में कितनी धाक थी या उनकी सेना कितनी सशक्त थी। इस प्रकार का वर्णन इन्होंने अपने वीर काव्य में किया है। तो इसीलिए जो कवि भूषण है इनका वीर काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है, रीति काल में वीर से भरा हुआ काव्य है। ये काव्य क्यों इतना
महत्वपूर्ण था या क्यों अपनी विशेष जगह बना पाया? क्योंकि उस समय जो हमारी भारत में स्थिति थी, उसमें उस स्थिति में वीरता के भाव का या वीर रस का जो प्रभाव है वो होना ज़रूरी था। क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने देश में एक नई शासन व्यवस्था चाहते थे। तो देश की शासन व्यवस्था को अगर बदलाव लाना है तो उसमें ऐसे केवल प्रेम के भाव से काम नहीं चलेगा, उसमें हमें वीरता का समावेश करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इस काल में भूषण ने वीर काव्य की रचना की, तो ये एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए, या इनकी एक इस काव्य की एक अलग पहचान बन पाई, क्योंकि हमारी परिस्थितियों की मांग थी ऐसे काव्य की रचना। इसके बाद है कला पक्ष। कला पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से काव्य भाषा का जो स्थान था वो ब्रज भाषा को दिया गया। ब्रज भाषा के लिए ये संपूर्ण परिपक्व अवस्था थी। इस समय में शुद्ध परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, अर्थात ब्रज भाषा की उन्नति का काल था ये। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा ही जैसे हम बात करते हैं, कोई भी भाषा केवल अकेली विकसित नहीं होती, उसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों का संयोग अवश्य रहता है। तो इस काल में भी रहा। भाषा पर विशेष ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि ये सब संस्कृत से प्रभावित काव्य है। तो संस्कृत से प्रभावित होने के कारण इस काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो बड़ी नपीतुली भाषा है। इन्होंने अपनी भाषा में लक्षणों को महत्व दिया है, यानी लाक्षणिकता और संगीतात्मकता को भी महत्व दिया है, पूरा ध्यान रखा है क्योंकि भाषा में संगीत बना रहे। देखिए, संगीत बनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया कि ये काव्य मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया था। तो मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया काव्य में संगीत तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए क्योंकि ये दरबारी काव्य था तो इसमें संगीतात्मकता महत्वपूर्ण है कि संगीतात्मकता से ही इस काव्य को दरबार में गाया जा सकता था राजा को प्रसन्न करने के लिए। तो इस बात का यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ जो शैली की अगर बात करें, वैसे तो इसमें स्वाभाविक जो शैली है वो इस्तेमाल की गई है, लेकिन भूषण के काव्य में ओजस्वी, क्योंकि ओज गुण है, उसमें ओज गुण है, वीर रस है, तो ओजस्वी शैली का वहाँ प्रयोग किया गया है। संपूर्ण काव्य में माधुर्य रस का प्रयोग किया गया है, या माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है संपूर्ण काव्य में। इसी गुण को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि प्रेम का काव्य है। इसके साथ साथ जो सामान्य लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि हैं वो स्वाभाविक रूप से आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कि लोक जीवन को महत्व दिया है चित्रण के लिए। तो लोक जीवन में जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे इस्तेमाल हो रहे थे उनका भी इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्य में। वैसे मुख्य तौर पर अगर देखें तो ये पूर्ण रूप से काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया अपने काव्य में। इसीलिए इनका जो काव्य है वो थोड़ा सजा समरा सा लगता है, क्योंकि इन्होंने एक श्रृंगार का, रस का, अलंकार का, नायिका भेद का संपूर्ण रूप से वर्णन करने पर पूर्ण ध्यान दिया है। तो ये हमारा रीतिकालीन काव्य है, रीतिबद्ध काव्य, जिसकी विशेषताएं हमने यहाँ पर की। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पाए हो। इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ पाए। अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको बार बार देखेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको पढ़ाने में पूर्ण रूप से जो मेरी कोशिश है वो सफल हो रही है, और आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से, जो वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ रीतिकाल से संबंधित, वो ध्यान से देख रहे हैं। रीतिकाल के जो अन्य प्रश्न हैं उनको करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से अन्य प्रश्न जो रीतिकाल के मैं अब तक करवा चुकी हूँ वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।